ग्रंथि को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमें पता है आयुर्वेद में ग्रंथि रोग बहुत ही अद्भुत और अलग-अलग प्रकारों के साथ वर्णित किया गया है और इसी को लेकर आज का हमारा विषय है बहुत ही लाइक ये पेशेंट्स या कई बार ऐसे होता है ना कि कहीं हम लोग जाते हैं घूमने फिरने या उधर-उधर देखते हैं या पेशेंट्स भी कभी-कभी आते हैं और दूसरे रीजन के लिए आते हैं और फिर उनको अचानक से लगता है कि मेरे शरीर में कहीं पर गांठ आई है। गांठ आती है तो हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। घर वाले पेशेंट भी खुद बहुत डर जाता है कि गांठ आई है तो पता नहीं मुझे अभी कैंसर है या क्या है। गांठ जब भी कहीं पर भी शरीर में आती है तो सबसे पहली शंका होती है कि कहीं कोई कुछ कैंसर है क्या। तो हर गांठ की कैंसर की गांठ तो नहीं होती है। आयुर्वेद में ग्रंथि रोग के वातज पित्तज कफज मेदोज एंड सिराज ऐसे अलग अलग प्रकार की ये है और इसी में से एक जो बहुत ही कॉमन ग्रंथि है वो है मेदोज ग्रंथि लाइपोमास। लाइपोमास को लेकर भी बहुत ही चिंता होती है कि इसको कैसे ट्रीट करें। वैसे देखा जाए तो जैसे मैंने मेरा जो भी अनुभव है उसके विचार से देखा जाए तो मुझे लगता है कि लाइपोमास ये ट्रीटेबल है। थोड़े चिरकालीन या जिसको कष्टसाध्य कहा जा सकता है। जैसे इसके संप्राप्ति में वात है एंड कफदोष है मेद धातु है और मांस मेद वायु और कफ दोनों मिलकर मांस और मेद को दुष्ट देते हैं कर देते हैं इसीलिए इसको मेदोज ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रंथि का ही एक प्रकार है। ग्रंथि जहां पर भी शरीर में बनती है गांठ जहां पर भी बनती है तो वहां पे वायु का एंड कफ का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। और ऐसे ही कुछ इसके विषय में कुछ केसेस या कुछ अनुभव जो भी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इस व्याधि को समझ लेते हैं कि ये व्याधि क्या है एंड फिर उसकी चिकित्सा के बारे में समझ लेंगे। तो जैसे इस व्याधि को लेकर आचार्यों ने विचार किया है इसमें एक क्या है लाइपोमा या मेदोज ग्रंथि क्या है। मेदोज ग्रंथि यानी एक चिपचिपाहट या थोड़ा सा स्टेबल वाला इसी शरीर में गांठ जो कि थोड़ी सॉफ्ट वाली होती है एकदम कड़क नहीं होती एंड ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द मेद धातु। मेदज ग्रंथि आचार्य सुश्रुत ने वातदोष के वृद्धि के साथ और जिसमें मांस रक्त धातु कफ दोष के भी पुष्टि होती है। सो जैसे इसके अलग अलग प्रकार है बट मेदोज ग्रंथि की बात करेंगे तो ये स्मूथ लार्ज और कभी कभी बड़ी भी बन जाती है। ज्यादा पेन नहीं होता है इस ग्रंथि में इट इज पेनलेस एंड कभी कभी कफ की इन्वॉल्वमेंट के साथ या मेद धातु के इन्वॉल्वमेंट के साथ इसमें कभी कभी कंडू या खुजली होती है। एंड ये एक्चुअली जहां पर बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि फैट के कारण ही ये फैट। हाँ इसमें फैट है बट आपका वजन बढ़ना यही कारण इसमें होता है ऐसा भी नहीं है। बट हम लोगों को फैटी फूड से थोड़ा परहेज ही करना चाहिए। जैसे ग्रंथि ये जो मतलब इसमें अमाउंट अगर आप देखेंगे कभी कभी ये ग्रंथि इतनी बड़ी हो जाती है कि इसको हमें जैसे शस्त्र कर्म क्रिया या इसको एक्सरसाइज करना पड़ता है छेदन करना पड़ता है। तो वहां पर इसके अंदर में क्या होता है इसके अंदर में वही है रक्त है मांस है कभी कभी सिरा भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो मेद मांस से ही ये भरा होता है ग्रंथि। इसमें हम कई सारी प्रकार की चिकित्सा करते हैं। सो आयुर्वेदी जो मेदोज ग्रंथि है इसको हम लोग लाइपोमा कह सकते हैं। एंड लाइपोमा यानी इट इज द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर जो कि फैट सेल से ही बनता है। इसको कभी कभी यूनिवर्सल ट्यूमर या यूबिक्वाइटस ट्यूमर भी कहा जाता है एंड ये कहीं पर भी शरीर में हो जा सकता है कहीं पर भी। एंड इसमें ये भी एक संप्राप्ति मिल जाती है कि ज्यादा से नेक है लिम्स है ट्रंक पे है और ये भी पेनलेस और कभी कभी अंडे के आकार के जैसा एकदम सॉफ्ट वाला एंड लोबुलेटेड सरफेस वाला है होता है। एंड ये हमारी त्वचा के लेयर में भी बन जाता है त्वचा के लेयर में ही होता है ये। एंड ये कई बार अलग अलग मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसकी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी अगर देखेंगे तो इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड कॉमनेस्ट टाइप में ये है इसमें जो एक स्लिप साइन होता है कि इसके जो आप जैसे इसको ये करते हैं ना पाल्पेट करने का प्रयास करते हैं तो आपकी फिंगर जो है ना स्लिप होती है। तो ये इसका एक मुख्य निशान मार्केबल निशान हम लोग कह सकते हैं। डिम्पलिंग साइंस अल्सो पॉजिटिव वेंस की हम लोग अगर स्किन को मूव करने लगते हैं तो वहां पे डिम्पल डेवलप हो जाता है डिम्पल अपीयर्स ऑन द स्किन ड्यू टू द वहां पे जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं ना कनेक्टेड उसके साथ लाइपोमा के साथ। इसके लिए लाइपोमा फ्रीली मोबाइल होता ही है डीपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर एंड
कभी कभी मॉडर्न साइंस में ज्यादा से ज्यादा इसको प्रिफरेबली एक्सिजन ही इसकी ट्रीटमेंट मानी जाती है। इसमें बाकी ट्रीटमेंट जो है उसमें स्टेरॉइड्स का यूज करना ये भी कॉमनली किया जाता है, लाइपोलाइसिस किया जाता है, लाइपोसक्शन किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में छेदन कर्म यानी टोटल एक्सिजन ये ट्रीटमेंट बताई है मेदोज ग्रंथि के लिए, इसी प्रकार से एलोपैथी साइंस में भी यही सारे होते हैं। इसका निदान कैसे करें? इसके निदान के लिए आपको लोकल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे, जरूरत पड़े यूएसजी, या कभी कभी आपको पेशेंट की कंडीशन को देखकर अगर लगे तो वहां पे आप कैंसर के जो भी मार्कर्स के टेस्ट होते हैं वो भी आप वहां पे कर सकते हो, है ना। वैसे तो ये नॉन कैंसरस ही होता है, बट अगर इसमें आपको लगे पेशेंट की एज और अगर ग्रोइंग है, पेन अगर उसमें है, एक्चुअली इसमें पेन नहीं होता है, बट अगर आपको लगता है पेन बन गया है, पेन कंप्लेंट करता है पेशेंट, तो वहां पे आपको जाकर ये जांच जरूर करनी है। ये कहीं पर भी हो सकता है, ये सॉफ्ट टिश्यू का ही ट्यूमर है। एंड कॉमनली मतलब 1000 लोगों में एक को ये होता ही है। ज्यादा से ज्यादा एज ग्रुप इसका जो है वो है 40 to 60 के बीच में, बट कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि कभी कभी कुछ भी समय में या कोई भी एज में होता है, अर्ली एजेस में भी होता है ना। तो इसके सिम्टम्स जैसे मैंने बताए थे, ये मूवेबल है, राउंड ओवल शेप्ड है, एंड पेनलेस होता है आमतौर पर, आर्म पर, बैक पर, नेक पर, शोल्डर, ट्रंक, कहीं पर भी ये होता है। इसकी हेतु या कुछ फैमिली कनेक्शन है क्या? बिल्कुल, इसमें कभी कभी फैमिली कनेक्शंस भी देखा जाता है, फैमिली में किसी को है तो वो होने की समस्या ज्यादा, संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हेरिडेटरी मल्टीपल लाइपोमाइटिस करके डिसीज आता है जिसमें ये फैमिलीज में पास होता है। फिर गार्डनर सिंड्रोम करके भी आता है जिसमें भी लाइक हेल्थ प्रॉब्लम ये है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फैमिली। डरकम्स डिसीज करके भी एक आता है जिसमें लाइपोमा बहुत ही फास्ट होता है एंड फास्ट ग्रो करता है, पेनफुल कभी कभी बन जाता है। एंड्रस सिंड्रोम करके भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक एमआरआई करिएगा, सीटी जो भी आपको बनता है वो आप कर सकते हो। इसमें आचार्य अलग अलग टाइप जो बताते हैं, जैसे मांसज, मेदोज, वातज, पित्तज, कफज। मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसमें angiolipoma, that is it contains the fat and the blood vessels, जैसे हम लोग इसको रक्तज कह सकते हैं। कन्वेंशनल जो कि कॉमन है, जिसमें फैट सेल्स ज्यादा वहां पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं। फाइब्रोलाइपोमा जिसमें फैट एंड फाइब्रोस टिश्यूज होते हैं। हिब्रोमा यानी जो कि ब्राउन फैट जिसमें होता है। एंड इस प्रकार से माइलोलाइपोमा यानी जिसमें माइलाइट टिश्यूज जो कि ब्लड प्रोड्यूस करते हैं ना, वो टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्पिंडल सेल जिसमें फैट सेल होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग इसमें प्रकार भी बताए गए हैं। तो थोड़ा और मैं इसमें आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। वैसे कॉम्प्लिकेशंस इसमें अगर देखा जाए तो कभी कभी इट मे टर्न इनटू द कैंसर, बट नहीं के बराबर ही इसका प्रोपोर्शन होगा। कभी बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाती है तो जैसे आप मानो रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना, वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। कभी कभी पेनफुल बनता है, कभी कभी ये गर्म स्पर्श में उसका रहता है, एंड कभी कभी हार्ड भी बन जाता है। एंड उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो वहां पे आपको ये करना होगा। उसके निदान और पूर्व रूप के बारे में खास करके बताया नहीं है। एंड जैसे कफ वात की संप्राप्ति, मांस, रक्त, मेद की इसमें ये इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इसमें हमें इस प्रकार से इसको कष्ट साध्य ही माना गया है। एंड इसमें ट्रीटमेंट प्लान भी हमें बहुत ही मतलब एक प्रकार से पूरी चिकित्सा, स्नेहन, स्वेदन, जो कफ की इन्वॉल्वमेंट है तो वमन वगैरह भी करना पड़ेगा इसमें। एंड वमन के साथ फिर हम लोग विरेचन कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसमें हमें एक प्लान करना होगा। एक आयुर्वेद में उद्वर्तन चिकित्सा जो है उसको भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि उद्वर्तन का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एंड कभी कभी मल्टीपल लाइपोमास भी होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि आप एक को ट्रीट कर रहे होते हो तो दूसरा वहां पे होता ही है। तो वहां पे पूरी मतलब इसका मतलब है कि दोष दुष्य सम्मोचना उसमें बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए वहां पे आपको मल्टीपल थेरेपीज यानी बार बार रिपीटेडली शोधन जो है वो वहां पे आपको करना पड़ेगा। इसके साथ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस महिलाओं में अगर थोड़ा विचार करेंगे कि लाइपोमा में के कारण क्या हो सकते हैं, तो ओबेसिटी या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, या स्ट्रेस भी कारण होता है। एज के साथ भी ज्यादातर जो पेशेंट देखे मैंने तो उसमें मुझे लगता है कि एजेस के हिसाब से भी होते हैं। ज्यादा एज वाले कुछ क्रोनिक डिसीज के चलते भी ये पेशेंट्स हमें मिल जाते हैं।
और इस प्रकार से इसमें ज्यादा तो सर्जरी एडवाइस की जाती है, बट कुछ और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से इसको हम लोग रूल आउट करें, कैसे इसको विचार करें। जो अलग अलग टाइप के लाइपोमास है, आपको पेशेंट की हिस्ट्री सबसे पहले तो उसको अच्छे से बताना होगा कि क्या है ये एंड क्यों ये हुआ है। जैसे इसके जो हेतु है उस हेतु के बारे में भी अच्छे से आपको जानकारी लेकर हमें वहां पे इसको विचार करना है। ये लाइपोमा जो है ना, ये हमारे त्वचा के छठे लेयर पे यानी रोहिणी लेयर पे ये जाते, तो देखिए ये छठे लोअर लेयर तक गए हैं, इसका मतलब ये काफी अंदर तक शरीर में ये गए हैं, त्वचा के लेयर में है, छठे लेयर पे है। मेदोज अगर विचार करेंगे, मेदोज ग्रंथि है विचार करेंगे। और तो चलिए आगे बढ़ते, चिकित्सा कैसे प्लान करें। आज यूजुअल हमें यहाँ पे आम पाचन करना है, ना केवल आम का पाचन, जैसे कि इसमें कफदोष भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आप मेदो पाचन भी करिएगा। मेदो एंड लाइक माउस मेदो पाचक द्रव्यों का प्रयोग हमें जरूर करना है। इसमें कई सारे जो केस स्टडीज हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा त्रिफला चूर्ण का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें उपयोग मिल जाता है। त्रिफला चूर्ण का आप कहीं कैसे भी, जैसे आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन करिएगा। अगर कुछ इसमें आपको खुजली वगैरह होती हो तो वहां पे आप लोकल धावन भी कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से त्रिफला की बस्ती में भी त्रिफला का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो दीपन पाचन इसमें करें, जैसे जरूरी बन जाता है कि कहीं ना कहीं अग्निमांद्य वगैरह है। तो फिर आगे हमें यहाँ पे उद्वर्तन चिकित्सा भी करनी है। उद्वर्तन क्यों करना है? उद्वर्तन में ये उद्देश्य होगा कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें एंड जो एक्सेस ऑफ फैट अकुमुलेशन है, फैट सेल डिपोजिशन है, उसको भी ये करेंगे। और इस प्रकार से उद्वर्तन में त्रिफला चूर्ण का ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। आप त्रिफला चूर्ण या जो भी चूर्ण आपको मिले उसी के साथ उद्वर्तन का प्रयोग करिएगा। फिर जैसे दीपन पाचन हो गया, आप स्नेहपान करिएगा त्रिफला घृत से या कांचना घृत से, उसमें विरेचन चिकित्सा देनी है। विरेचन क्यों देना है? जैसे कि रक्त के इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं इसके कारणों को देखेंगे तो वात भी है और वात के साथ मांस मेद भी है। तो मांस मेद को कम करने के लिए विरेचन काफी इंप्रूवमेंट के साथ विरेचन काफी लाभदायी बन जाता है। तो वो करिए आप। कांचना घृत या त्रिफला घृत बेस्ट रहेगा। जो त्रिदोष शमन करेंगे, यहाँ पे जो भी संप्राप्ति बनी है ना, उसके लिए भी वो अच्छे से काम करेंगे। इसके साथ आपने विरेचन कर दिया, फिर आपको संचयन क्रम एंड अल्टीमेटली साइमल्टेनियसली हम लोग आरोग्यवर्धिनी जो इस इन सभी कंडीशंस में एनी टाइप ऑफ ग्रंथि में इसे बहुत अच्छे से लाभदायी होती है। हल्का हल्का सा स्त्रोतस का शोधन भी करती है आरोग्यवर्धिनी, तो वो वहां पे जरूर यूज करें। फिर हमारे पास जो हमारा एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला कंचना गुगुल का है, कंचना गुगुल यूज किया जा सकता है काफी अच्छे से। यानी मुझे लगता है वाइडली कंचनार का यूज होता है। कंचनार गुड़ ही नहीं तो कंचनार का चूर्ण दे सकते हैं, कंचनार पुनर्नवा गोक्षुर को मिलाकर चूर्ण दिया जा सकता है। देन कंचनार का काढ़ा बनाकर, उसके छाल का काढ़ा बनाकर पान के लिए दिया जा सकता है, धावन के लिए दिया जा सकता है। तो कंचनार को जरूर इंक्लूड करें। कोई भी ग्रंथि अगर उसमें होती है तो वहां पे जरूर इसको हमें ये करना है। एंड जैसे मैंने उद्वर्तन का बताया था, उद्वर्तन के साथ ये भी होता है ना कि कफदोष का हरण करने के लिए जैसे हम लोग मेदो रोगों में उद्वर्तन करवाते हैं, तो वो लिम्फेटिक जो टॉक्सिन है उसको ड्रेन कर देता है एंड इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को। तो इसीलिए वहां पर ये इन केसेस में भी हमें ये करवाना होगा। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा गुनगुना पानी पीने को लगाइएगा। एंड फिर कपाल भाती अनुलोम विलोम का बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे ओबेसिटी के पेशेंट में भी फैट को कम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो भी करिएगा। अगर सीजन है पेशेंट में आपको कफ प्रवृत्ति ज्यादा लग रही है तो कफज दोष दृष्टि के लिए आपको वमन भी अच्छे से रिजल्ट देता है, वमन भी आप उसमें करवा सकते हो। बाकी इसमें जो ट्रीटमेंट में आपको ये लगेगा तो ये जैसे ये हो गया, जैसे दीपन पाचन हो गया, थोड़ा सा लेखन भी करना है, शमन चिकित्सा करेंगे और रसायन की तरफ भी हमें मुड़ना है। तो रसायन के लिए रसमाणिक्य, प्रवाल पंचामृत, ऐसे कुछ इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो बेहतरीन अच्छे से रिजल्ट देते हैं। आप इसमें रसायन के लिए गंधक पारद वाले जो भी ये है वो इनका भी प्रयोग करें। कुछ रसायन कल्प जैसे है योगेंद्र रस वगैरह, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। योगराज गुगुल का भी प्रयोग किया जा सकता है जो एक ओवरऑल रसायन के रूप में माना गया है, उसको भी वहां पे यूज किया जा सकता है। एंड
अगर आपने मतलब अपने क्लिनिक में इसको ड्रेन किया तो आप इसको ड्रेन भी कर सकते हैं आराम से, ऐसे कुछ ये नहीं है। आप इसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिएगा, आरोग्यवतिनी वटी त्रिफला गुगुल एंड अल्टी हर 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए त्रिफला क्वाट से धावन करते रहिएगा। ये भी काफी लाभदायी होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल एब्सेस का ड्रेन करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी किया जा सकता है। पेशेंट को कंटिन्यू करिएगा, कम से कम कांचनार गुल 3 महीने के लिए दिया जा सकता है। एंड फिर इसमें वृद्धि वाटिका वटी का भी काफी अच्छा रोल है। त्रिफला गुगुल, त्रिफला के कोई भी विकल्प यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये फिर त्रिकटु चूर्ण दिया जा सकता है। त्रिकटु चूर्ण गर्म पानी के साथ आप दीजिएगा इसमें। और बीच बीच में इस गांठ को एग्जामिन करते रहिएगा साल भर में, मतलब एक बार, कि कहीं ना कहीं जाकर कुछ इसमें ये तो नहीं हुआ है। इसके लिए अनुलोम विलोम कपालभाति के साथ उष्ट्रासन, गोमुखासन, ये भी काफी लाभदायी आसन है जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, शलभासन है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर देता है। एंड उसका भी आप कर सकते हो। एक दूसरा फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, इसमें आंवला भी काफी लाभदायी होता है। तो आपको ना क्या करना है, कंबाइन करके आंवला इसमें आप डालिएगा, तुलसी, फिर एलोवेरा जेल और हल्दी डालकर इसका एक पूर्ण मतलब पुड़िया बनाकर इसका आप सेवन करवाइएगा। कांचनार को बीच बीच में जैसे काढ़े के रूप में उपयोग में लाइएगा। जैसे मैंने रसायन की बात की थी, तो रसायन के लिए आप प्रवाल पंचामृत, स्वर्णमाल, वसंत मालती, ताम्र भस्म, मोतीपिष्टी, इसमें स्वर्ण वसंत मालिती जो है वो 2 से 3 ग्राम लीजिएगा। ताम्रभस्म 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, प्रवाल पंचामृत थोड़ा ज्यादा लेंगे, 10 ग्राम की मात्रा में लेंगे, मोतीपिष्टी 2 ग्राम की मात्रा में। और इस प्रकार से इसमें मिलाकर, इसमें आप शिलाजीत भी ऐड कर सकते हैं जो रसायन के लिए काफी अच्छा होगा। तो इनको मिलाकर आप इस प्रकार से पुड़िया बना लीजिएगा। एंड सुबह सुबह शाम ऐसे इस टाइप की पूड़िया भी आप दे सकते हैं इसमें। दूसरा इसमें लाइपोमा के लिए बेहतरीन है गोधन अर्क करके। तो ये गोधन अर्क आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो वो आप जरूर दीजिएगा। इसमें जो लौकी होती है ना, लौकी का जूस, लौकी का रस, खान पान में हल्दी वाला दूध, एंड आप हरिद्राखंड, गंधक रसायन, ये भी कल्प अच्छे हैं, गंधक रसायन, हरिद्राखंड। आप इसमें गंधक लोकल अप्लाई भी करवा सकते हैं। गंधक वैसे तो कुष्ठ वगैरह व्याधि में ज्यादा चलती है, बट फिर भी जैसे इसमें रक्त धातु की इन्वॉल्वमेंट है, मेद मास की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आप इसमें जरूर इसका प्रयोग करिएगा, वो भी यहाँ पे अच्छे से लाभदायी होगी। एंड वेट वॉच पेशेंट को, बाकी ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल, फैट शुगर इंटेक कम करवाना, एंड ज्यादा से ज्यादा उबाली हुई सब्जियों को खाना। मतलब थोड़ा मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कोलेस्ट्रॉल या फैट टिश्यूज को नहीं बढ़ने देना है। हाँ, भले इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता है, बट कफदोष की दृष्टि हुई है तो कहीं ना कहीं ये रिस्क फैक्टर में आ ही जाता है। तो इसीलिए उसको वहां पे थोड़ा रिड्यूस करवाइएगा पेशेंट के खान पान से, उसको निकालिएगा ताकि अच्छे से ये हो सके। एंड इस प्रकार से जो मेदोज ग्रंथि है, इसमें मेद पाचन, मांस पाचन, रस रक्त पाचन करते हमें वहां पे लेखन, केवल लेखन ही नहीं करना है, तो रसायन चिकित्सा भी इसमें करनी होगी। और रसायन के लिए जैसे मैंने इतने सारे विकल्प बनाए, वो भी आप कर सकते हो। और थोड़ा शोथ अगर है तो शोथ को कम करे, जैसे इसके टेस्ट जैसे मैंने बताया ना, तो उसमें डिम्पल आ जाता है। तो इसके लिए आपको वरुणादि कषाय और पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडूल, ये भी तप्यादि लोह है, गुगुल पंचतिक्त चूर्ण, गुगुल पंचतिक्त कषाय, ये भी कल्प लाभदायी होंगे, आप इसका भी प्रयोग कर सकती है। एंड फिर होम रेमेडीज के रूप में आपको वहां पे जो गेहूं का आटा आता है ना, गेहूं का आटा एंड गेहूं के आटे को थोड़ा सा लाइक आप डो के जैसे बनाइएगा, डो के उसमें नमक डालिएगा, हल्दी डालिएगा, और उसको थोड़ा सा पतला वाला बनाकर पका दीजिएगा। पकाकर उसको डो के जैसा बनाइएगा। तो ये गरम गरम ही डो जो है आप उसको लगा सकते हैं वहां पे लोकल, उसको लगाकर। तो ये सिकाई गेहूं के आटे से जो सूजन को कम करेगी, तो सूजन को कम करने के लिए इस प्रकार से आप इसमें ये कर सकते हो। दशांग लेप या जैसे हल्दी को लगाना वहां पे लोकली, वो भी काफी लाभदायी होगा, वो भी आप जरूर करिएगा। फिर जरूरत पड़े, पेशेंट को पेन बढ़ रहा होगा, थोड़ा लोकल टेम्परेचर लगता होगा, तो वहां पे रक्तमोक्षण भी किया जा सकता है। एंड पेन के लिए आप दशमूलारिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से मुझे लगता है विरेचन, वमन एंड बस्ती का इसमें मुझे ज्यादा रोल नहीं लगा, ऐसे कहीं पे इसका डायरेक्ट वैसे उल्लेख नहीं आया है, बट एज अ शोधन अगर आपको लगता है तो आप एज के हिसाब से या पेशेंट के बाकी कुछ सिम्टम्स अगर होते हैं तो वहां पे आप बस्ती वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हो।
तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने इसमें बताया है, आप अभी इसमें डिस्कस कर सकते हो। मेदोहर गूगल, अगर पेशेंट का वेट बहुत ही ज्यादा है तो दे। बस्ती में आप त्रिफला की बस्ती अनुवासन निरूह के रूप में दे सकते हो वैसे, जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी। एंड बस्ती देने से थोड़ा क्या होगा ना कि एंटी कैंसरिक एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट उसका होगा, एंटी ट्यूमर काम की भी होगा। एंटी ट्यूमर वाले इसमें आचार्यों ने सभी सभी प्रकार से, जैसे अलग अलग आयुर्वेदिक ग्रंथ है, वहां पे कंचनार को ही पेटेंट के रूप में एंड रुद्धी वाटिकावटी को ही पेटेंट के रूप में माना है, तो उसका ही ज्यादा। मेदोहर गुगुल लेखन कर्म, लेखन के लिए आप डाइट में जैसे रुक्ष गुण एंड फिर लघु गुण का प्रयोग करके स्थानिक अभ्यंग स्वेदन दशमूल काढ़े से भी करवाया जा सकता है। वहां पे दशमूल काढ़ा पीने के लिए भी दे सकते हो। ऐसे अलग अलग रेमेडीज, कुछ रेमेडीज को भी मैं बताऊंगी। तो पहले हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछिएगा। एंड फिर उसके बाद मैं जो फॉर्मुलेशन है पुराने प्राचीन उसको यहाँ पे बताऊंगी। यस, नमस्कार सभी को। मैम बताइए। नमस्कार माधुरी जी, आशिया जी, डॉक्टर विनीता जी, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार, बोलिए। बताया आपने, यही यूज करते हैं हम। हाँ गूगल कैशर कुकुर भी यूज करती हूँ, सूक्ष्म त्रिफला हाँ यूज करती हूँ मैम। हाँ मैम, सूक्ष्म त्रिफला भी अच्छा रहेगा। यस, वो है मैम। और आरोग्य वर्धिनी में ताम्र भस्म रहता है ना मैम, तो उसमें वो भी यूज अच्छा रहता है उसका। यस, ताम्रभस्म वैसे भी हम लोग ना कंबाइन करके भी, जैसे मैंने अभी ये स्वर्ण, हाँ उसमें भी दिया। नित्यानंद रस है ना मैम, वो भी चलता है ये। नित्यानंद रस, ओके ओके। यस यस यस। सर मैम, मैम लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है अगर जाता है एक दो से, मुझे ना क्या देंगे, क्या देंगे? लॉन्ग ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव टू द हाँ वो तो पेशेंट। एक्चुअली इसमें ना ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा ही रहता है, इसलिए तो पेशेंट डर जाते हैं एंड पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे लगता है पेशेंट को ना। और वो मेदो मेदो को तो देना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना पड़ता है ना कि है कि क्या है। यस तो यस वो भी है। त्रिफला गुगुल अच्छा है, पुनर्नवा, यस क्योंकि हर एक गुगुल में तो त्रिफला चूर्ण मैम डाला ही रहता है। और यस। त्रिफला पाउडर अलग से भी दे सकते हैं। वैसे त्रिफला ना सभी ग्रंथियों में पेटेंट ही है, उसका अधिकार के रूप में ही है वो। अगर आप गंडमाला गलगंड की चिकित्सा देखेंगे तो उसमें भी कांचना एंड त्रिफला इसी का ज्यादा ये बताया है रोल। और मैम हम वरुणादि काढ़ा भी दे सकते हैं इसमें, हाँ, शिगुरु वरुणादि बोला मैंने, यस, वरुणादि भी दिया जा सकता है। शिगुरु यस, गुगुरु भी दे सकते हैं। शिगरू भी दिया जा सकता है। यस, बिल्कुल। बोलिए मैम, और किसी को कुछ इसमें अनुभव हो तो बताइए, फिर मैं कुछ फॉर्मुलेशन बताऊंगी इसमें। मैम मैं एक वैद्य के पास जाती थी प्रैक्टिस के लिए, तो उन्होंने अच्छा। बताया था उनका एक केस एक्सपीरियंस हम्म का। तो एक बच्चे को था कुछ आँख के पास ऐसे कुछ, तो भी तो उन्होंने हम्म। ना ये तुम्बर पत्र वो बोलते थे, हाँ हाँ, वो अच्छा। पत्र हाँ रहता है ना, तो वो हाँ। बोला था शायद उसको लोकल एप्लीकेशन तुम अपना अपना ही ले लो कर लो। वो उन्होंने किया फॉलो, तो बोलते उससे ठीक हो गया था उसका। अच्छा हाँ। और एक बार मैम, उदुम्बर मेरे कफज के लिए अच्छा है, कंडू वगैरह कम करवाता है। एंड कफमेद के लिए अच्छा है, जैसे हम लोग कंडू के लिए भी गायनिक के केसेस में उदुम्बर का प्रयोग करवाते हैं ना। एंड कषाय तिक्त रस भी है, तो शायद तिक्त रस के साथ भी व्रण का शोषण होता है ना, तिक्त कषाय रस के साथ, तो वहां पे जो भी जी। फैट अकुमुलेशन है वो, ये उसको अचूषित करना, उसको उसको ये करना, इसके लिए यहाँ उसका काम होगा। जी। और यस। मैम मेरे भाई को एक बार हुआ था ये ऐसा, हाथ में हुआ था, हाथ के बीचों बीच में। तो अच्छा। वो थोड़ा सा शायद बढ़ भी रहा था, तो उसने तो वो हम्म, सर्जरी करवा ली थी तब। अच्छा हाँ, तो वो ठीक हो गया, बाद में नहीं हुआ फिर कुछ। अच्छा, ओके। जी। और बताइए सपना जी, नमस्कार, आप भी बहुत दिनों के बाद आई हैं। नमस्ते मैम। कैसे है? बहुत दिनों के बाद क्यों नहीं आ रहे? मैम वो गई थी एक सर के पास और थोड़ा सीखने के लिए वो। अरे बाप रे, बहुत सीख रहे हैं आप लोग सभी। कहाँ गए थे अभी? कोपरगांव हो गया, अभी कहाँ गए थे? मैम उज्जैन गई थी। अरे वाह, वेरी नाइस। अच्छा, डॉक्टर कहाँ प्रज्ञान अनुज जैन, त्रिपाठी कहाँ किसके पास गए थे? डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी सर के पास। अच्छा, क्या सीखा फिर अलग से? मैम वही ट्रीटमेंट्स में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं जो रूटीन में जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं। अच्छा, थोड़ा बताइए अपना अनुभव, क्या कैसे आपने क्या सीखा, नया क्या सीखा, बताइए। हाँ मैम, एक मिनट। अच्छा, तो अभी आइएगा फिर ज्वाइन करिएगा।
हाँ मैम, मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ। एक पेशेंट है मैम 25 इयर्स की, और उसका ना हम्म सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई है, हम्म 457। सीरम तो प्रोलैक्टिन हाई है। अच्छा। हाँ, पेशेंट मेरे पास आई तो उसकी हिस्ट्री थी कि 1 ईयर से उसके मेंसेस इरेगुलर थे और डिक्रीज फ्लो था। हम्म। फिर 6 मंथ्स पहले उसकी एक राइट ओवेरियन सिस्टेक्टमी भी हो चुकी है। अच्छा। हाँ, तो वो डिक्रीज फ्लो क्यों है, मैंने चेक करने के लिए वो प्रोलैक्टिन और टीएसएच कराया, तो टीएसएच तो नॉर्मल था बट प्रोलैक्टिन तो बहुत ही हाई है, 457 है। अच्छा ठीक है, तो मैं, प्रोलैक्टिनोमा के टाइप में है पेशेंट। हाँ, अच्छा। तो इतना हाई वैल्यू था तो इसके लिए एमआरआई भी निकाला कि कहीं कोई हम्म ट्यूमर वगैरह तो फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो तो नॉर्मल था। हम्म। तो वही उसको कैसे और प्रोसीड क्या मैम करना बाकी लक्षण क्या है पेशेंट बच्चे मेंस्ट्रुएशन? है। बाकी मैम यही मेंस्ट्रुअल फ्लो तो उसका कम ही है। आपने पिट्यूटरी मतलब ये किया क्या, एमआरआई किया क्या, पिट्यूटरी का देखा क्या? हाँ हाँ मैम, एमआरआई किया है, वो नॉर्मल है। हम्म। अच्छा। तो मैम अभी तो मैंने फिलहाल उसको रसपाचक, आरोग्यवर्धिनी, हाँ ठीक है। अड़ू एक तेल का और। नस्से। अच्छा नसेक दिया है, ठीक है। को ये भी दीजिए ना, कुकुरमीन या नीम की कैप्सूल दीजिएगा, तिक्ता कषाय रस से काम करवाना होगा इसमें। और एज क्या बोला पेशेंट का आपने? 25। मैरिड है ना? हाँ मैम, 1 ईयर से ही मैरिड है। कुछ अबॉर्शन वगैरह की हिस्ट्री? नहीं मैम, अभी तक कंसीव ही नहीं किया उस पेशेंट ने। अच्छा ओके। एक और है चंद्रप्रभा वटी, भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हाँ मैम, हाँ ये भी दिया हुआ है, चंद्रप्रभा वटी भी दिया है। दिवाली है, ओके ओके। और मुझे लगता है ना इसके लिए थोड़ा एंटी एस्ट्रोजेनिक टाइप के जो भी फूड मटेरियल है, उसको हम लोग उसको पुदीना, धनिया, जीरा ऐसे खान पान में रखने को बोलिएगा। उसका जो जैसे भी बने वो जरूर, लहसुन है वो भी खाइएगा। फिर अश्वगंधा इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी आपने कैबेज, एक्चुअली उसको सिक्रेशन वगैरह है क्या, रेस्ट्रिक्ट नहीं सिक्रेशन मैम, वगैरह? सिक्रीशन बिल्कुल भी नहीं है उसको। अच्छा। और आर्थो की कैसा है, आर्थो कैसा है, खुलकर आता है मेंसेस? नहीं मैम, खुल के नहीं आता है। तो रसपाचक थोड़ा। उसको ना कम से कम 20 दिन दीजिएगा, रसपाचक। एंड गुड़ूची, ओके। गुड़ूची पुनर्नवा गोक्षूर ऐड करवाइएगा। गुड़ूची बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में ना, जैसे कि फेब्रुआरिनोमा वगैरह होता है जिसमें, तो वो एक सिक्रेशंस वगैरह होते हैं ना, वहां पे भी गुड़ूची अच्छी काम करती है। ओके मैम, तीनों को सम मात्रा में लेना है। हाँ दीजिएगा, सब मात्रा में लेकर दीजिए। बाकी कौन सा हार्मोन बढ़ा है क्या, दूसरा कोई हार्मोन? नहीं मैम, बाकी तो सब नॉर्मल है। बट कहीं ना कहीं ये आर्थो दृष्टि के साथ ही है, तो रस दृष्टि है इसमें जरूर। पाठा, हाँ मुस्ता एंड इसका भी प्रयोग किया, पटोल पाठा मुस्ता, इसका भी प्रयोग करिएगा। ठीक है मैम। चूर्ण के रूप में दीजिएगा उसको, ये रस दृष्टि के लिए बहुत अच्छे है ना, रस पाचक में वैसे ये होते हैं, फिर भी आप इसको दे सकती है। ओके मैम। और कुछ बताने लायक इसमें, या किसी को कुछ इस केस में पूछना है तो पूछिए प्लीज। मैम इसमें आपने उसका लाइफ स्टाइल देखा है। क्योंकि हेतु हाँ कहीं ना मैम। कहीं देखिए, हाँ ये रस धातु की विकृति है, उसकी वजह से स्तन धातु जो है ना वो ठीक नहीं हो रही है उसकी ना। तो कहीं ना कहीं उस पे ही फोकस करना होगा लाइफ स्टाइल पे। तो आप इसमें ना इसका कहीं ना, आप मेडिटेशन है, प्राणायाम है, एक योगा स्तन्य है। शोधन गन भी यूज करेगा मैडम विनीता जी, स्तन्य शोधन गन का वैसे पाठा वगैरह आता है इसमें, पाठा वगैरह स्तन्य शोधन में आता है, क्योंकि मैम बोलिए। मैं ना आइस दर्पण पे किसी डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हम्म। अब लिखा भी होगा। तो उन्होंने कहा था कि किसी पेशेंट का यही प्रॉब्लम थी, सीरम प्रोलैक्टिन बहुत बढ़ा हुआ था, और हम्म। उन्होंने खाली रसपाचक और यस आरोवर्णी से ही ट्रीट किया यस था। यस यस यस, मैंने वही बताना है, रस पाचक का हाँ बहुत अच्छा रोल है। और रस के लिए ना गुरुची काम अच्छी करती है, मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वही मैं कॉम्बिनेशन देती हूँ, क्योंकि नीम वो कैप्सूल, हाँ गुरुची ये। हाँ तिक्त रसात्मक ना, उसकी वजह से वो रस धातु पे हमें काम करना होगा। तो मैम उसको ना आप कहीं ना कहीं उसके लाइफ स्टाइल पे स्ट्रेस कहीं ना कहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास भी एक पेशेंट आया, अभी उसका मैंने टेस्ट कराया, टेस्ट आ जाएगा तब मैं तो जरूर से आप लोगों से पूछूंगी भी। तो अच्छा हाँ वो भी अच्छा पेशेंट का यही है, स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस की वजह से आजकल अच्छा। बच्चों यंग गर्ल्स में मेन प्रॉब्लम यही है ना, जॉब को लेके बहुत स्ट्रेस होता है, जरा सा भी जॉब कभी बीच में
छूट Yes. जाए, या रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो Yes, स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, तो 100 का है। बहुत बड़ा कारण हो बिल्कुल रहा मैम, है। बिल्कुल। आप Yes. कहीं ना कहीं उससे मतलब मानस पे भी चिकित्सा कीजिए उसकी। या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैम क्या दे दूं उसके लिए, मानस के लिए? मानस के लिए मैम उसे आप यदि आपके पास व्यवस्था हो तो आप शिरोधारा भी जैसे वीक में कर लीजिए, और अश्वगंधा तो मैम ने दिया ही है, ब्राह्मी है, या ये मानस वित्त वटकम है, काफी चीज कई आते हैं, मैंथेट वगैरह, तो आप देख के जैसे भी आपको लगता है पेशेंट कैसी पेन है और क्या स्थिति में है, तो आप, और नींद का आप जरूर फोकस कीजिए कि टाइमली सोए, टाइमली अच्छा फ्रेश खाना खाए, क्योंकि वर्किंग लोग होते हैं ना, तो बहुत खाने पीने में बहुत खराब स्थिति हो रही है आजकल, और जो मर्जी हो बाहर खा का लेते खाना हैं। ना बहुत ज्यादा हो रहा है ना वैसे तो। मैम जैसे ना ये आज की डेट में स्टेटस सिंबल बन गया है कि आप बहुत ही जा ज्यादा। नहीं रहे, हाँ, आप यदि रेस्टोरेंट में नहीं खा रहे हैं तो आप पिछड़े हो, और जरूर जाना है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा एक रीजन है। सेलिब्रेशन के लिए कोई समय और ये नहीं रहा, मतलब कोई भी रीजन से सेलिब्रेशन और वही हो रहा है, खान पान और वही। हाँ, और वो भी टाइम नहीं है, मतलब एक पहले जो टाइम होते थे 10 बजे, वहां तो प्रोग्राम ही 10 बजे 9 के बाद ही शुरू होते हैं तो वो सब खाना पीना, जो हम लोग क्या कहते हैं ना कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं है, और वहां तो खाना ही लेट चला, तो और ये रेगुलर का एक होता है once a while, दिस इज पैटर्न इज रेगुलर एंड फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं रहे, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप उसके लाइफ स्टाइल को मैम जरूर करिए, तो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये आरोग्यवर्धनी रसपाचक तो आप दे ही रहे हो, और इसको चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, जैसे थोड़ा डोज बढ़ा के ना रसपाचक को। तो बिल्कुल बिल्कुल। और बोलिए, और किसी को कुछ ऐड करवाना है तो प्लीज, इसमें मैडम के, सपना जी के केस में ये इससे हो जाएगा सपना जी, आई थिंक ना, जो सारा मैडम ने भी बताया तो उसमें हो Okay, जाएगा। मैम। यस मैम एक और क्वेश्चन था, अगर चंद्रप्रभावती रसायन के लिए देनी है तो उसको किस काल में देना है और किसके साथ में, अनुपान क्या रहेगा? आई थिंक चंद्रप्रभावती रसायन के रूप में देना है तो खाना खाने के बाद ही दीजिएगा, और मुझे लगता है इसको ना हम घृत या दूध के साथ देंगे तो ठीक रहेगा। ओके मैम। ऐसे मैम ये रसायन इफेक्ट के लिए रसायन वैसे काल तो में ही दे सकते हैं ना सुबह एकदम, किसमें रसायन रसायन काल में, सुबह का उसमें दे सकते हो तो और रिजल्ट अच्छा आता है मैम सुबह। मैम सुबह 6 बजे से पहले ना, हाँ अच्छा, अर्ली मॉर्निंग, ओके। हाँ, अर्ली दो मॉर्निंग। गोली, हाँ 2 गोली ले लो, रसायन का काम करेगी ऊपर आप। दूध के साथ में? मैं खुद लेती थी तो मैम मैं सादे पानी से टाइम नहीं था, पर सुबह ले लेती थी, पानी से ही लेती थी। जैसे अभी सुबह अनुपान अवेलेबिलिटी और जैसे चॉइस के हिसाब से जो भी है उसके साथ ले लेने का। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस ओके। और एक अभी थोड़े से मैं कुछ अलग से बताऊं फॉर्मुलेशंस इसके लिए, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं कुछ बताती हूँ इसमें। ग्रंथि की चिकित्सा में हमारे यहाँ जो प्राचीन सारे वैद्य लोग थे ना, तो एक्चुअली वो क्या यूज करते थे, तो कोई भी अगर फोड़ा या जैसे गांठ आती थी तो उसके लिए क्या देना चाहिए, तो उसमें चित्रक जो है ना, चित्रक की मूली, उसका लेप लगाना है। जैसे चित्रक भी थोड़ा सा आई थिंक कि बहुत ही अच्छे से आम पाचन एंड अच्छे से छेदन भेदन चिकित्सा करता है, तो कैसा भी कोई भी अगर गांठ होती है ना, तो उसके लिए बहुत ही अद्भुत ये बताया है, चित्रक की मूली का लेप उस पे लगाना है। दूसरा मैं बताऊंगी इसमें, किसी भी ग्रंथि के लिए केवल नींबू का रस, जैसे मैंने नीम कैप्सूल बताई थी, तो नींबू का रस थोड़ा लाइक लेकर उसमें हाथ से मर्दन करके उसको लगाना है, और या अगर आप उसमें भर सकते हो तो भरे उसमें, जैसे अगर वहां पे कोई छेद है, होल है, तो उसमें आप भर सकते हो। दूसरा इसमें बताऊंगी कि जो नवसागर होता है ना, नवसागर को पानी में मिलाकर उसमें कपड़ा भिगो दीजिएगा, और इस घड़ी को, कपड़े की घड़ी बनाकर इस कपड़े को उस जो भी साइट है आपका लाइपोमा आपका ग्रंथि का, उस ग्रंथि पे रखिएगा आधे घंटे के लिए। बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके साथ अगर आप ये करते हो। फिर दूसरा लेप बताऊंगी मैं। सॉरी, आप एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए इसे। नवसागर जो होते हैं ना, नवसागर सोरा बोलते हैं ना, इसको पानी में भिगो दीजिएगा, यानी पानी में जैसे आपने 1 गिलास पानी ले लिया तो उसमें 1 चम्मच डाल दीजिएगा, और कपड़ा लीजिएगा कॉटन का, इस कपड़े को इसमें भिगो दीजिएगा
एंड अच्छे से डुबोकर, ये कॉटन भी ले सकते हो, और अच्छे से डुबोकर इसको निकाल कर जहाँ पे भी लाइपोमा है उस साइड पर इसको लगा दीजिएगा। ऐसे जैसे हम लोग ये करते हैं ना, मलहम पट्टी लगा देते हैं ना पट्टी के जैसे, वैसे ही उसको पट्टबंधन के रूप में उसको लगा दीजिएगा। बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। दूसरे और कुछ लेप है, इसको भी मैं बताती हूँ। मरीच, पुष्कर मूल, हल्दी, सेंधव एंड वचा चूर्ण, इनको लेकर इसका लेप इसमें करना है। तो कोई भी गांठ अगर है तो ये कम मतलब नाश हो जाती है, गांठ का नाश हो जाता है, इससे वहां पे बताया गया है। इसमें अगर आप तुरटी फिटकरी अगर डालते हो तो और उत्तम रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार की ग्रंथि के लिए ये बेस्ट बताया है। एक मैम इसमें ना ग्रंथि के लिए मुझे लगता है गोमूत्र हरित की भी हम लोग दे सकते हैं, जो कफ छेदन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक और हाँ यस, एक और है ना डिंक, गोंद बोलते हैं आप इसको, गोंद। तो गोंद को पानी के साथ, या अगर गोमूत्र मिले तो गोमूत्र में उसको उसके साथ लेप बनाकर, गोमूत्र एंड गोंद का लेप बनाकर आप इसको सिकाई करिएगा इसको, या आप लगाइएगा इस पे, बहुत बेहतरीन ये मिलेगा इसका। एक और है, इसमें आपको ये जो टैबलेट के रूप में इसको बनाना है, जो खदीर है ना, खदीर का जो पाला आता है ना, पत्ते आते हैं उसके खदीर का पाला एंड रसकापुर, इसको लेकर 6 गुंजाइए एंड ये खदीर के पत्तों को लेकर इसको खलबकर इसकी छोटी छोटी गोली बनाकर इसको आप सुबह शाम दे सकते हो। और इसमें आचार्य बताते हैं कि ये देते समय आपको केवल घी, रोटी एंड शुगर ऐसे खाना, मतलब हल्का और मीठा थोड़ा सा भोजन, घी भरपूर खाए। वैसे एक्चुअली हमने अभी देखा कि हमारे आगे के जनरेशन में, आगे के साइंस में ऐसे लिखा गया है कि फैट ना बढ़ने दे, तो इस प्रकार से कोई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजों को नहीं इस्तेमाल करना है, तो ये बताया है। तो जैसे कफज ग्रंथि के लिए एक और मैं अद्भुत तरीका बताती हूँ, बहुत सिंपल है। घर में हमारी सरसप होती है ना, मोहरी बोलते हैं हम लोग इसको, सरसप। तो सरसप एंड लहसुन, ये दोनों को लेकर इसको कूटिएगा अच्छे से, फिर इसका लेप आप लगाइएगा। ये भी वहां पे इस कफज टाइप की ग्रंथि के लिए बेस्ट काम करता है। एक और बताती हूँ, बेस्ट है, ये भी काम अच्छा करता है। जो भी आपको मिले इसमें द्रव्य, जैसे वावडिंग है, पहाड़ मूल है, हल्दी है, इनका आप घी लेकर, घी कढ़ाई में घी लेकर इसको सिद्ध करिएगा एंड इस सिद्ध घी को खाने में पेशेंट को दे दीजिएगा। जहां पे आपको लग रहा है कि कोई गांठ जो है थोड़ा पेन कर रही है, तो निर्गुंडी के पत्ते आते ना, तो निर्गुंडी के पत्तों को लीजिएगा एंड घर में जो भी तेल है, आप नारियल तेल ले सकते हैं या एरंडी का तेल ले सकते हैं। तो ये तेल लेकर इसमें निर्गुंडी के पत्ते डालकर इसको थोड़ा पका दीजिएगा, मतलब एक अच्छे से उसका ये बन जाए थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए वो, एंड फिर उस गाढ़े को लेकर, गाढ़े तेल को लेकर लोकली आप इसको अप्लाई करिएगा। ऐसे कई सारे नुस्खे हैं जो हम ग्रंथि, गंडमाला के लिए यूज करते हैं। इसमें एक और इजी वाला जो है कि गंडमाला के लिए या जहां पर भी फोड़े या ऐसे टाइप की गांठ आती है, तो रोज रात्रि में हिरड़ा का चूर्ण लेकर गर्म पानी के साथ पिए, रोज पिए हिरड़ा, जितने दिन 2-3 महीने तक दिए। बट वैसे तो थोड़ा सा हिरड़ा रूखा भी होता है, बट हमें थोड़े समय के बाद इसको कम करके फिर दूसरा कुछ ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंचनार, तो कंचनार की छाल, त्रिफला और पिपली, ऐसे इसका काढ़ा बनाकर इसमें थोड़ा सा गुड़ डालिएगा एंड इनको आप वहां पे पेशेंट को इंटरनली इसको पीने को दीजिएगा। एक हम लोग घरेलू इसमें कर सकते हैं। आप सभी को मैंने 1-2 बार सेशन लिया था ना, घर में जैसे काजल कैसे बनाना होता है, तो ऐसे ही काजल जैसे हम लोग घर में बनाते हैं अलग अलग तरीके से, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 1 तोला सोमल का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, छोटा टुकड़ा सोमल का, और चांदी की कटोरी में उसको ना चांदी की कटोरी में लेकर आप इसको गर्म करिएगा, मतलब उसको थोड़ा सा ये करेंगे हम लोग, अग्नि देंगे, और इसमें जो सोमल का लिया है पीस, उसमें धीरे धीरे तिल का तेल जो है इसको हम लोग डालते जाएंगे। थोड़े समय बाद ये वहां पे मेन इकट्ठा हो जाता है, मेन यानी जो चिकट ऐसे बनता है ना, तो वो मेन जो होगा, इस मेन की छोटी छोटी गोली बनाकर आप दिन में 3 बार पेशेंट को दीजिएगा।
1 साल तक इसको देना है। दूध नहीं पीना है पेशेंट को, इसमें दूध बिल्कुल बंद करे पेशेंट, और बेस्ट आपको इसमें ये मिलेगा। मध, शहद एंड गुड़ दोनों को सम मात्रा में सेवन करना है। जो गांठ या जहाँ पे भी ऐसे गलगंड गंडमाला जैसे कुछ है वहां पे इसके लिए बेस्ट है। 1 महीने जो हमेशा बताया था वो भी है, इसमें डो बनाकर, गेहूं के आटे का डो बनाकर वो भी लगाया जा सकता है। करंज तेल लगाया जा सकता है। पेशेंट अगर खुजलाने की कंप्लेन करता है तो करंज तेल लगाए वहां पे। डिब्बा भी बहुत अच्छा है। भल्ला तक जो होता है ना, भल्ला तक भी काफी अच्छा रहता है इस कफजन मेदज विकार में। तो भल्ला तक, चित्रक, दंती, इनको लेकर भी आप इसको लगा सकते हो। इसको खलवा कर इसका लेप लगा सकते हो। एक और सिंपल बताती हूँ जो इजीली कर सकते हो। कांचनार के छाल का ये करना है, हमें चूर्ण लेना है, इसका काढ़ा बनाइएगा। इस काढ़े में शूंठी डालिएगा थोड़ी सी, एंड इसको गरम गरम ही पीना है पेशेंट को। तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे गलगत या नेक रीजन में या कभी कभी कक्ष एक्सिलरी रीजन में ज्यादा होती है ना गांठें इस प्रकार की, तो ऐसे गांठों के लिए बेस्ट माना है। ऐसे कई सारे नुस्खे हैं, बट कैसे क्या होता है ना कि कभी कभी इतने ये पुराने ग्रंथों में लिखा होता है कि कुछ कुछ द्रव्य जो है आज के जमाने में शायद वो हमें मिलते भी नहीं है, और इसमें रक्त मोक्षण भी किया जा सकता है। देखिए, ग्रंथि में दुष्ट, मांस, रक्त, मेद, इनको हमें कम करना है, और वात कफ दोष है, तो इस हिसाब से चिकित्सा करनी है। और चिकित्सा करने से पहले पेशेंट को बता दीजिएगा कि भाई कम से कम 6 महीने 1 साल तक आपको इस दवाई को लेना पड़ेगा, तो ही जाकर हल्के से पेशेंट को रिजल्ट आता है। यस मैम, बताइए, और किसी को कुछ इसमें ऐड करवाना है तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। और जो लौकी का मैंने बताया ना, लौकी का ओवरऑल ना अच्छा रहेगा। लौकी का रस सवेरे पीने को दीजिएगा पेशेंट को। यस डॉक्टर शशि, डॉक्टर आशा जी, हमारे सभी फेसबुक पर जो भी लाइव देख रहे हैं वैद्यगण, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ आप इसी प्रकार से आपका रिस्पांस डालते रहिएगा, और जो भी आपके अनुभव है वो भी साझा करिएगा, हमारे सत्र से जुड़ते रहिएगा। अच्छा, 4 बजे खाकर फिर से सोना है, शशि जी ने डाला है। ओके, यस मैम, बोलिए, और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है मैम? डॉक्टर सोनल जी, हरीश, डॉक्टर हरीश, चित्तरंजन जी, किसी का कोई सवाल या अपने अनुभव हो तो शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक सूचना भी देना चाहती हूँ, जैसे मैंने डाला है, यस यस, कि फेसबुक पेज पर भी आया होगा, कहीं पर भी हमने डाला है कि हमारे पास जो एक अपने आयुष दर्पण के वैद्यों के लिए सूक्ष्म औषधि की हमने कई सारे सत्र किए थे, सीरीज भी की थी। तो इस सूक्ष्म औषधि को लेकर ही एक लेक्चर सीरीज का जो ऐप है उसको यहाँ पे उन्होंने दिया है। हमारे जो महाराष्ट्र के बहुत ही वैद्य है डॉक्टर प्रभु देसाई करके, उनका ये पूरा कोर्स है। तो इस कोर्स में आयुष दर्पण के जो भी वैद्य है इनको अच्छे से डिस्काउंट भी है, तो मैंने इसको डाला है। अभी आज मैं फिर से एक बार फेसबुक पर भी डाल देती हूँ, ताकि आप अगर इसको ये करना चाहे तो आप ले सकते हो बहुत ही अच्छे से। जैसे अभी सपना जी कई कई जाकर अपने सारे जो भी आपको लगता है ना, क्या होता है ना कॉलेज लाइफ में हमारे पास केवल एक डिग्री लेना और अच्छे से मैम पास, क्या ऐप है? ये मैंने अभी मैं शेयर करती हूँ आपको, मैंने शेयर किया है ग्रुप पे भी। अच्छा, सूक्ष्म औषधि का है सर, सूक्ष्म औषधि का कोर्स है ये पूरा, इसमें लेक्चर्स है पूरे हिंदी में। हाँ जी, तो इसको आप ये कर सकते हो पूरा, आप इसको ये करके 30 दिन तक आप इसको देख सकते हो, आप इसके नोट्स निकाल सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे आज के जमाने में हमें इसको अलग अलग रूप से करना है, जैसे मैडम ने बताया सपना जी ने कि वो कहीं गई थी सीखने के लिए, तो देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और इसी प्रयास के साथ हम लोग एक साथ जुड़े हैं, और डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ आज हमने सीखा नहीं है। यस, डॉक्टर आशा जी ने डाला है देवदार वैदिक वात, नागरादिक वात
एंड अच्छा ग्रंथि पाचन के लिए। ओके मैम, यस मैम, ये ऑनलाइन यानी आपको ऐप डाउनलोड करके इसको ये करना है। नागरादि का बात अच्छा है, शुंठी का ये करता है ना, पाचन करेगा। अच्छा है, शुंठी का काढ़ा वैसे भी हम लोगों को आम पाचन के लिए यूज करना बेहतर होगा। इसमें सारे मांस मेद एंड रक्त सभी के लिए, कफवात सभी दोषों के लिए भी अच्छा रहेगा। और सभी वैद्यों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्त्री रोग चिकित्सा के सत्र में हम लोग ये डेली डिस्कस करते रहते हैं, आप सभी भी इससे जुड़िएगा। ये पिछले 2 साल से इस संभाषा को हम लोग चला रहे हैं एंड शायद ही भारतवर्ष में केवल संभाषा स्त्री रोग की कहीं चलती है, तो मुझे लगता है हमारे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर ही चलती है और काफी 2 सालों से हम लोग इसको चला रहे हैं। मैम अपना टाइम क्या है संभाषा का? 6 से 7 है सर, 6 बजे होता है, डेली 6 बजे का होता है। 6 से 7 तो मुश्किल है, पीक टाइम होता है प्रैक्टिस का। यस, वो थोड़ा मेरे साथ ऐसे होता है दिक्कत, इसीलिए थोड़े वैद्य कम जुड़ पाते हैं, बट कोई बात नहीं, चलिए जैसे क्योंकि भी। मैम 7 से 8 डॉक्टर अरविंद के साथ जुड़े हुए हैं, यस यस, फिर उसके बाद फिर हमारा वैसे संभाषा हो जाती है 9:30 बजे तक, वो वैसे हो जाता है। हाँ, वो थोड़ा टाइम पे कैसे सब लोग खाना खाते या कुछ करते, 6 तो पिक टाइम होता है, कोई घर से बाहर जाता है, कोई लौट रहा होता है ऑफिस से, तो वो, और 5 से 7 का तो क्लिनिक का टाइम होता है, 8 बजे तक क्लिनिक होता है, सभी के साथ ये होता है। बट कोई बात नहीं, आप वैसे भी जुड़िएगा बीच बीच में जैसे समय मिले, या फेसबुक पर देखते रहिएगा। बस मैं तो आज हमारी- आलो सडन जुड़ गया, अभी मैं तो वेट ही कर रहा था। अच्छा, कहाँ से है सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आपकी आयुर्वेद प्रैक्टिस है? जी, मेरा अपना सेंटर है, 35 बेडेड हॉस्पिटल है मेरा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और क्या क्या मॉडर्न करते हो है, मैं पंचकर्मा? साथ साथ आयुर्वेद कर रहा हूँ। बेटी मेरी मेदांता में है, गुड़गांव में। अच्छा सर, क्या है आपकी स्पेशलिटी, क्या करते हैं आप? स्पेशल केसेस कुछ आपके अनुभव? मैंने मैम अभी आयुर्वेद स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम हुआ है बस मेरे को, अभी ये लगा लो मैम, करीब 5-6 महीने से ही, जब से अच्छा, डॉक्टर अरविंद से जुड़ा हूँ ना। अच्छा मैम अच्छा 99 का पास आउट हूँ, मैंने 99 में BMS किया था, अच्छा जी, अच्छा। और जब से मैं मॉडर्न में था, हम्म। ऑल ऑफ सडन मेरे सामने कंसल्टेंट बैठे थे, सर्जन बैठे थे मेरे यहाँ पे, उन्होंने BMS के लिए कुछ कह दिया, अच्छा, तो उसी दिन से मेरे को ये लग गया कि मेरे को PG करना है, फिर मैंने PG किया काय चिकित्सा से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मैं 58 की एज में हूँ, अभी 1 साल पहले किया PG। सर ऐसा कुछ नहीं, मैंने वही बताया ना, उम्र का कोई ये नहीं होता है ना, सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और नया कुछ करने के लिए, वैसे भी कभी भी किया जा सकता है। अच्छा किया आपने। तो मैम मैं तो वात पित्त का जीरो हो गया था, बिल्कुल कुछ भी मॉडर्न करते करते सब जीरो हो गया था। अच्छा जी, अच्छा। उसके बाद अब ये दोबारा जबरदस्त मेहनत करके ये PG निकाली है, पर PG Very वो ऑन पेपर था, अब प्रैक्टिकली मतलब फिजिकली जो कुछ है वो कुछ के प्रैक्टिकली कुछ ऐसा था नहीं ना। अब आके जुड़ा हूँ, अब दोबारा से आयुर्वेद स्टार्ट किया है, तो अब आके मैं मॉडर्न को धीरे धीरे छोड़ता जा रहा हूँ, आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा हूँ। यस सर, डेफिनेटली अच्छा किया आपने, अच्छा डिसीजन लिया। कहाँ पे है मैं दिल्ली में हूँ मैम, सर? कहाँ पे? दिल्ली में कहाँ पे? मैं भी दिल्ली में हूँ। विकासपुरी। हाँ मैडम भी है, आप कहाँ दिल्ली पे से हो? ही है। अच्छा, विकासपुरी में। सर मेरा GK1 में है, मोक्ष के नाम से, मोक्ष क्लिनिक एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सेंटर। नहीं, मेरा हार्दिक हॉस्पिटल नाम से है। अब जो मैंने आयुर्वेद का यूनिट खोला है वो क्वांटम आयुर्वेदा नाम से खोला है। ओके सर, ग्रेट। सर मेरा तो पूरा पंचकर्मा का सेंटर है पूरा। नहीं मैम, मैंने तो अभी लीफ ट्रिप लगाई है, मैं पूरा 200 गज का पूरा फ्लोर पड़ा है, उस पर पूरा पंचकर्मा डाल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात सर। अंडर प्रोसेस है, अभी NABH के लिए अप्लाई किया हुआ है। वेरी नाइस। अरे बाप रे, तो फिर वो पूरा स्टैंडर्ड आपने किया है, NABH के लिए अप्लाई करना, यानी पूरा AC एंड ऑल सारा फर्निचर होगा। मैम मेरे पास सब कुछ है ना, मेरे पास OT हो गया, लेबर रूम हो गया, ICU हो गया, नीचे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, लैब हो गया, एम्बुलेंस हो गई, मेडिकल स्टोर हो गया, एक छत के नीचे सब कुछ है। यस, तो बस इसीलिए अब आयुर्वेद को भी उसी तरह से पूरा फ्लोर बना के चल रहा हूँ, ताकि CGHS और ये पैनल, बाकी ये जो TPA वगैरह सारे मेरे पास हैं, पैनल हैं सभी मेरे पास मॉडर्न के, तो अब आयुर्वेद के और लेने हैं साथ साथ में। ओके सर, ओके, वेरी नाइस, अच्छा लगा आपसे मिलके। जी ओके, चलिए और कुछ इसमें आप ऐड कर सकते हो? तो ग्रंथि में आप क्या करते हो सर, कैसे करते हो उसको? एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो? कोई लाइपोमा का केस आता है तो कैसे डील करते हो? अब से पहले तो मैम सारा मॉडर्न ही चल रहा था, अब भी आके जुड़ा हूँ धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ नहीं, आ रहा लाइपोमा में आप क्या करते थे? हूँ। एक्सीजन ही करते थे हम तो बस, हाँ हाँ, वही मॉडर्न ही करते थे। आयुर्वेद में अभी मैम
अभी आयुर्वेद में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने आम वात का पेशेंट लिया, सबसे पहले। वो जो 6 वाकई महीने से हाँ हाँ 6 महीने से रेगुलर एक फिजिशियन के कांटेक्ट में था, वो स्टीरॉइड ले रहा था। वो बैठ अच्छा। के उठ भी नहीं पा रही थी, स्वेलिंग थी जबरदस्त उसको, वो सेटल हुई। हाँ हाँ एक Very उसके बाद nice. पीसीओडी का हुआ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पीसीओडी हुआ। में क्या दिया था सर? पीसीओडी में क्या दिया था आपने? अपने एक कुबेराक्ष भट्टी आती है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। उसका इतना जबरदस्त रोल था। कुबेराक्ष भट्टी दी थी, चंद्र प्रभावती दी थी, और एक दिया था मैंने रसपाचक दी थी। यस ये लेके हाँ। चला था मैम। 1 महीने में बड़ा अच्छा। वो 12 साल की बच्ची थी, जब से वो हार्मोन पे थी, जब से वो लेने के बाद कह रही है मैं पहली बार मैं कम प्रॉपर से मेरा फ्लो आया, जो मेंसेस आए बड़े प्रॉपर से आए हैं पहली बार। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब चल रहा है मैम, धीरे धीरे आपने ली? इधर भी हाँ जी। आते हैं ना तो आपके साथ भी यहाँ और आके आपको अच्छा सीखने मिलेगा। आते रहिएगा जैसे बीच बीच में समय मिले वैसे। टाइम अगर दोपहर का कहीं सेटल हो जाता ना मैम, इसी तरह दोपहर में से। मेरा भी काम चलता है ना, इसीलिए मुझे भी टाइम का समय 5 बजे तक मेरी भी रहती है ना, ड्यूटी रहती है ना, तो मुझे 5 के बाद ही मिलता है। और बाकी जी। सारे भी हमारे साथ सारे फैमिलीज वगैरह का भी देखना पड़ता है, तो वो भी नहीं हो पाता है रात का, इसलिए मुझे समय भी नहीं हो पाता है। जी। मैं पाठक सर से भी YouTube देखते जुड़ा। मैं बहुत टाइम से देख रहा था, दुनिया भर के मैंने YouTube पे वो देखे मैंने। बस फिर एक बार पाठक सर का मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसी दिन जुड़ गया। फिर अच्छा। मैं जोशी सर से पंचकर्मा स्टार्ट किया, उनका किया, और मर्म का नंबर आया था जोशी जी ऑल ऑफ सडन जो गिर गए थे, तो वो मेरा रह गया अंदर से। ठीक है, अभी सीखिएगा, अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट करेंगे, वो सीख जी लीजिएगा जी फिर। जी। यस तो ओके। अपना टाइम 6 से 7 का आने में। यस यस ओके चलिए फिर। और अभी अगले महीने में हम लोग अच्छे से प्लान करने वाले हैं कोई और लेक्चर सीरीज, और सारे वैद्यों को बुलाकर, भारत भर के वैद्यों को बुलाना, ये हमारी परंपरा रही है। तो ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे, और आप जुड़ते रहिएगा। सभी का आभार हमारे सारे वैद्यों का। और फिर कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वो ग्रुप में डाल दिया ना मैम आपने? हाँ हाँ यस सर। ठीक, थैंक